करें। एनसीईआरटी का जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले पैराग्राफ में वो क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को कब लिविंग की कैटेगरी में डालें। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग तो वो मूवमेंट शो करता है एंड देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स व्हिच आर विजिबल टू द नेकेड आईज। जैसे कि ह्यूमन बीइंग अगर चल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो जिंदा है। अगर काऊ कडल कर रही है, च्यू कर रही है किसी चीज को, तो उस काऊ को आप क्या बोलोगे, काऊ इज अलाइव। अगर हम यही चीज ऑर्गेनिज्म प्लांट ले लेते हैं, प्लांट को आप लिविंग कब बोलते हो बेटा, प्लांट लिविंग की कैटेगरी में, यस बेटा रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। प्लांट को आप लिविंग की कैटेगरी में जब डालते हो जब अगर उसकी लीफ ग्रीन कलर की होती है एंड टाइम के साथ दे आर ग्रीन इन कलर एंड दैट द लेंथ ऑफ द प्लांट इज आल्सो ग्रोइंग। हमें पता है ना प्लांट की लेंथ बढ़ती है और उसकी लीव्स का कलर ग्रीन रहता है तो आप प्लांट को लाइव बोलते हो, अलाइव बोलेंगे, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनकी हाइट भी नहीं बढ़ती और जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की भी नहीं होती एंड देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने छोटे होते हैं उनको आप लिविंग कैसे जानोगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो और उनको लिविंग की कैटेगरी में डालना चाहते हो तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो उसके अंदर सेल होता है। अग्री, एवरीबॉडी अग्री टू दिस पॉइंट। अमीबा अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिससे मॉलिक्यूलर मूवमेंट रहता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब आपको पता है आप कोई भी चीज खाते हो, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज क्या है, एक मॉलिक्यूल, वो ग्लूकोज को मूव कराना रहता है तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। दूसरी चीज है, इसको दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग की कैटेगरी में आता है। बट these molecular movements are not visible to the naked eyes, ठीक है। तो सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मूवमेंट को देखना है तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर। ये एक अगर क्वेश्चन बन जाए कि आप लिविंग की, जैसे कि आपकी बुक के अंदर चौथा या तीसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक के बाद कि आप क्या क्या चीजों से बता सकते हैं कि वेदर द गिवन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। तो आप उसके मूवमेंट से बता सकते हो, ठीक है, आप उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट से बता सकते हो। इन द प्लांट्स व्हेन द लीव्स आर ग्रीन तो आप कहोगे कि ये दीज आर द डिफरेंट मेथड जिनके थ्रू आप क्या बोलोगे, आपका जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है, हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारा सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है इन द सेंस वी हैव ऑर्गन्स। हर एक ऑर्गन की एक डेफिनेट शेप है, साइज है एंड फिक्स फंक्शन है। हर एक ऑर्गन का एक डेफिनेट फंक्शन है। जैसे कि स्टमक का काम होता है डाइजेशन का, वो ब्रीदिंग का काम नहीं करेगा, वो डाइजेशन का काम नहीं करेगा। तो हर एक ऑर्गन के किससे बना होता है, एक टिश्यू से बना होता है। अगेन टिश्यू का भी फंक्शन स्पेसिफिक होता है और हर एक टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। अब जो जिस एनवायरनमेंट में बच्चों आप रहते हो ये एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके कारण बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, इसमें डैमेजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग। जैसे कि आप चलते चलते गिर गए, ठीक है, आपका गिरना, मैम योर वीडियो इज ब्लर। बेटा इज दिस वीडियो ब्लर फॉर एवरीवन, इज दिस वीडियो इज ब्लर फॉर एवरीवन, नो मैम। तो मीनल वो मैम, हाँ तो रीजॉइन कर लो बेटा, रीजॉइन कर लो तो दैट विल बी ओके। अगर सबके लिए नहीं है, अच्छा आओ। तो हम क्या बता रहे थे, हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है क्योंकि हम एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब तुम सर्दियों से देखो, जब सर्दी होती है तो बेटा सर्दियों के अंदर अगर हम ह्यूमन बीइंग कपड़े नहीं पहनेंगे गर्म कपड़े तो हमारी स्किन जब इस ठंडे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है क्या फटती,
ठीक है, ऊपर की लेयर फटना चालू हो जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो डैमेज होने लग जाता है, और हम क्या कह सकते हैं, कुछ ब्रेकडाउन्स होते हैं। बट अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, अगर ये डैमेज कंटिन्यूसली होते रहेंगे, ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहे, एक ऐसा सिस्टम हो जो इन ब्रेकडाउन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या डैमेजेस हो रहे हैं इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के कारण, उस ब्रेकडाउन को मेंटेन करे, रिपेयर करे, रिपेयरिंग जॉब। घर बन, इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। आपका घर बनता है, एक बार घर बनने के बाद क्या आपको स्वीपर नहीं चाहिए होता है मेंटेनेंस के लिए, टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए? यू वांट स्वीपर। घर की सफाई के लिए यू वांट सम हेल्पर, ठीक है। आपका कोई नल खराब हो जाता है, यू वांट प्लम्बर। तो ये सब आपके लिए क्या करते हैं, रिपेयर जॉब करते हैं, मेंटेनेंस जॉब करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने हमको बॉडी तो बना दी, ठीक है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स डाल दिए हैं, बट जिस एनवायरनमेंट में हमको छोड़ दिया वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं। अब उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, उसको रिपेयर करने वाला कुछ प्रोसेसेस चाहिए। तो वो प्रोसेसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस का क्या काम होता है? लाइफ प्रोसेसेस का काम ये होता है टू मेंटेन the molecule, the repair, they will do the repair job, they will do the maintenance job, ठीक है, जिससे कि हमारी एक बॉडी लाइफ हेल्दी बॉडी के अंदर कैटेगराइज की जाए। अब इस, मेरी बात समझ में आ रही है? सब पहली बात क्या सब लोगों को समझ में आएगा कि हमको लाइफ प्रोसेसेस की क्या जरूरत है? लाइफ प्रोसेसेस का आंसर करेंगे यस, अनुष्का थम्स अप कर रही है कि यस मैम, लाइफ प्रोसेसेस की हमको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, जिसके कारण हमारी बॉडी, हमारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट के अंदर ब्रेकडाउन आएगा या डैमेजेस आएंगे। उन डैमेजेस को रिपेयर करना है, बॉडी को मेंटेन करना है, उसके लिए हमको कुछ प्रोसेसेस चाहिए जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होनी चाहिए। अब शुरुआत हो रही है आपके टॉपिक के लिए। सबसे पहला टॉपिक, अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज मेंटेनेंस जॉब के लिए होती है एनर्जी, ठीक है। अंदर कोई भी चीज रिपेयर का काम होगा तो रिपेयर का काम करने के लिए काम करना पड़ेगा। फिजिक्स में हमने पढ़ा है एनीथिंग व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज वर्क, मतलब उसको काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो अब आपकी बॉडी के अंदर अगर रिपेयर जॉब हो रहा है, मेंटेनेंस जॉब हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जिस फॉर्म में इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है, वो एनर्जी आउटसोर्स होती है, उसके एनवायरनमेंट में बाहर प्रेजेंट होती है, उसको वो अंदर लेनी होती है अपनी बॉडी में, और वो क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। उसको एनर्जी किससे मिलेगी? खाना खाने से। खाना कहाँ है? उसकी बॉडी के बाहर। तो उसने खाने को अंदर लिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। अब आपने ले लिया है खाना अंदर, ध्यान से ये पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हर एक ऑर्गेनिज्म, यूजुअली जो हम खाना खाते हैं, हमारे आसपास जो खाना है सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। आपके खाने के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। आपके क्या, हर एक ऑर्गेनिज्म के खाने के अंदर कार्बन कंटेंट होता है। तो आप कार्ब्स को खाते हो, बट डिपेंडिंग कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से जो कार्ब अवेलेबल होगा वो आप खाओगे। एक चूहे के लिए आसपास जो कार्ब प्रेजेंट होगा, चूहा वो कार्ब खाएगा। एक इंसान के आसपास अगर झाड़ियां हैं तो उसको उस झाड़ियों वाला कार्ब ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म कार्ब तो खा रहा है, बट हर एक ऑर्गेनिज्म जो कार्ब खा रहा है वो वेराइटी का है, वेराइड है, ठीक है। कुछ कार्ब्स कॉम्प्लेक्स है, कुछ कार्ब्स क्या है, सिंपल है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आपके एनवायरनमेंट में। बट बेटा आपकी बॉडी जो न्यूट्रिशन जो आप लेते हो, ठीक है, उस हर एक की बॉडी
कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पचा नहीं सकती। आपने कैसा भी खाना खा लिया, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग मांस मच्छी भी खा लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग रोटी भी खा लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग लिक्विड भी खा लेते हैं और हमारी बॉडी सारा डाइजेस्ट कर लेती है। तो ऐसे कैसे हुआ? इसका मतलब देयर शुड बी अ प्रोसेस व्हिच इज टेकिंग इनसाइड, वो क्या करता है, किसी भी तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्ब्स को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि हर एक बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। क्या ये बात समझ में आती? मैंने क्या बोला? आपकी जो मर्जी पड़ी आपने खाई। अरे पेट को कैसे पता लगा आपने जो खाया है इसको कैसे पचाना है? भगवान ने आपको पेट दिया है, आपको जो खाना है खाओ, बट एंड सबका क्या होता है? एवरीथिंग विल बी कन्वर्ट इनटू यूनिफॉर्म एनर्जी, यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ फूड। वो क्या होता है? ग्लूकोज। आप मांस मच्छी खाओ, उसमें जो कार्ब होगा वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है। आप रोटी ब्रेड खाओ, उसमें जो कार्ब होगा वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है। आपने लिक्विड डाइट ली, उसमें भी अगर जैसे आपने चीनी का पानी पी लिया, शुगर वाटर पिया, तो उसके अंदर भी जो ग्लूकोज होगा फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज। ये तो मैंने हम इंसान की बॉडी का एग्जांपल लिया। ऐसे आप किसी की भी बॉडी का एग्जांपल लो, भगवान ने सबके लिए एंड क्या कहा है कि आप कुछ भी खाना खाओ, बट हर एक खाने को एंड में हम यूनिफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने खाने को अंदर ले लिया है, वॉट एवर फूड वॉज इट। अब जो यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ फूड आया वो क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6। ये जो यूनिफॉर्म फूड है बेटा, ये बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाता है? ये बनाता है एनर्जी, ये देता है एनर्जी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं जो सबके अंदर यूनिफॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, एंड सबका क्या होना है? सबके अंदर जो भी कार्ब खाया है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? एनर्जी। तो आपने खाना खा लिया, किसी भी फॉर्म में आपको मिला, वो फाइनली कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर? ये हमने रेस्पिरेशन किया। अब ये जो एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी है बड़ी कॉम्प्लेक्स। ये जो एनर्जी बनी है ये किसी एक पार्ट पे बनी होगी, ठीक है, बट हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जहां पे भी सेल है, उस हर एक पार्ट में आपको एनर्जी चाहिए। हर एक पार्ट में आपको एनर्जी चाहिए। देयर शुड बी अ सर्टेन मैकेनिज्म जो कि जहां पे एनर्जी बनी है उधर से एनर्जी को बॉडी के हर एक पार्ट में लेके जाए। उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? जहां पे एनर्जी बनी है उसको बॉडी के हर एक पार्ट में घुमाएगा। ठीक है, एनर्जी कहीं भी बन रही है उसको घुमाना है हर एक पार्ट में। जब ये एनर्जी बनती है, आप कुछ खाना खाते हो, व्हाटएवर यू ईट, उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है। आपने जो भी खाया ना बेटा, सारा फूड खाना आपकी बॉडी पचाती नहीं है, उसके अंदर कुछ गंदी चीजें रह जाती है डाइजेशन के बाद, जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आपकी बॉडी में रह जाए तो वो पॉइजन बन जाती है, और आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन रहेगा तो आपकी बॉडी डिटोरेट होगी और आप खत्म हो जाओगे। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये अनवांटेड है, अनडाइजेस्टेड के साथ अनवांटेड भी है। तो इस फूड को हमको अपनी बॉडी के बाहर निकालना होता है। तो एक और प्रोसेस होता है बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो इन तीन चार प्रोसेस हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर का एक ऊपर का रूप दिखा दिया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो ये डायग्राम बना लो, हो जाए तो थम्स अप डाल देना। ठीक है, अभी चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया। यस, मीनल हो गया? माही एंड प्रियांशी, यू टू गर्ल्स आर द ओनली गर्ल जो हमेशा क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं। एक ही गलती जब बार बार करी जाती है वो गलती नहीं होती, वो आदत बन जाती है। तो प्लीज चेंज योर हैबिट।
हो गया? हाँ वंश, यू कैन से दैट माइंड मैप है ना, आप बोल सकते हो, बोल सकते हो। ओके, बढ़ जाऊं आगे। अगर देखो किसी का छूट जाए तो मीटिंग अपनी रिकॉर्ड होती है ना, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी, मेरे को काफी चीजें पढ़ानी है, तो छूट जाए तो अपनी रिकॉर्डेड सेशन के अंदर देख लेना, ठीक है? चलो आओ, गंदा हो रहा है अभी काम गंदा कर दो, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, वापस से बना लेना, रिवीजन भी हो जाएगा इस बार। तो लाइफ प्रोसेस की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं फटाफट आपको लिखवाती जा रही हूँ। लाइफ प्रोसेस, प्रोसेसेस which together perform the maintenance, ये टर्म मेरी ख्याल से बच्चों को समझ में आ गई क्या चीज मेंटेन करनी है। The maintenance function which are essential for sustaining life are called life processes। जिंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस जॉब करेंगे, ठीक है, रिपेयर जॉब करेंगे, उन सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस में डालते हैं, और वो आपके प्रोसेस कितने हैं? 4, ठीक है? आपकी बुक हम बोलते हैं ना NCERT, इसमें C को काट दो, ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अगर याद करना हो, ठीक है? अगर किसी को याद करना हो तो यू कैन लर्न लाइक दिस, एनसीईआरटी में सी काट देना, ये 4 प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? क्वेश्चन 1, मैंने कहा ना पूरा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के साथ पढ़ाएंगे। व्हाट प्रोसेसेस do you consider what processes do you consider essential? गंदी राइटिंग में एक बार नोट्स बना लो बेटा, फिर आप शेयर करते रहना। फॉर मेंटेनिंग लाइफ, क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या प्रोसेस है? एनसीईआरटी का सी काटना है, वो प्रोसेस है, ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। आंसर क्या लिखो? एनसीईआरटी सी काट दो, ठीक है? एनसीईआरटी सी काट दो। लास्ट क्लास में मैंने बोली थी, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमको नींद आती है, शौर्य को आ रही है। बायो इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, और अगर स्टोरी अच्छी होती तो अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, ठीक है? चलो, वैसे रेहान के लिए फीडबैक बहुत गलत होगा मेरा, रेहान जानता है कि मैं बहुत बुरी स्टोरी सुनाती हूँ। जब रेहान मुझे स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है तो मैं उसको बोलती हूँ एक था राजा एक थी रानी, दोनों होते खत्म कहानी। तो रेहान तो बहुत दुख बनाता है इस चीज का। ओके, चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ठीक है? न्यूट्रिशन को हम डिटेल में देखेंगे। पहला प्रोसेस ले रहे हैं न्यूट्रिशन। The process of intake of food by an organism. The process of intake of food by an organism. एक organism से का फूड को अंदर लेना, as well as utilization of nutrients, as well as utilizing the nutrients। स्पेलिंग को देख लेना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। nutrients, utilizing the nutrients, उसको क्या बोलते हैं? utilization of the nutrients by the organism, ठीक है? और इनको यूज करना। बेटा न्यूट्रिएंट्स इधर क्या है, क्या सबको पता है? न्यूट्रिएंट्स हैं आपके कार्ब, जिसका पूरा नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन,
ये सब क्या है? मिनरल्स, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपको खाने से मिलते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स, these all are your nutrients। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी निकालते हो, एनसीईआरटी क्योंकि अपन सब कुछ एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो मैं आपको न्यूट्रिएंट स्टार्ट करने से पहले चार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? ये कह रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिख लिया है इसका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग देख लेना है ना। लिखने में देखो, मैं एक बार पहले बोल रही हूँ, अभी मैं लिखते वक्त 2 मिनट रुक के मैं पूछूंगी नहीं, है ना। लिख लिया है क्योंकि आप लोग मैनेज कर लोगे। यू हैव द हथियार कैसे मैनेज करना है। चलिए, टॉपिक का नाम है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस इनसफिशिएंट क्यों होता है ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए। सुनो, सब लोगों को पता है अमीबा एक सिंगल सेल बॉडी है। अमीबा इज अ सिंगल सेल बॉडी। अमीबा की पूरी सरफेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। अमीबा एक सिंगल सेल बॉडी है। इसकी पूरी सरफेस क्या है? इसकी बॉडी सरफेस ऑफ द बॉडी की जो सरफेस है इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है ना ये बात? हाँ या ना? अगर पूरी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, तो भैया अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एरो अब ऑक्सीजन ज्यादा, और इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर मूव कर जाएगी। अगर इसने बेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जो कि इसकी बॉडी में ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर की एटमॉस्फेयर में, तो बच्चे ऑक्सीजन अगेन ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हाई से लो की तरफ मूव करेगी। डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा के साथ बेनिफिट क्या है? उसकी एक ही सरफेस है, बेटा वो पूरी सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। सॉरी, तुम बोर्ड पे देखते हो ना? ठीक है, ये पूरी सरफेस क्या है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो हर एक चीज डायरेक्टली डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है। ऑक्सीजन अगर कम है तो बाहर से अंदर मूव कर जाएगी, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन, अगेन विच प्रोसेस यूज करके? डिफ्यूजन। बट अगर मैं यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग बनाऊं, बेटा गंदा सा बन रहा है बट तुम समझ जाओ, भावना को समझो, ह्यूमन बीइंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग की जो स्किन है, स्किन के जो सेल है बेटा, स्किन के जो सेल है बेटा, वो तो सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बट अगर मैं इस ऑर्गन की बात करूं, इस ऑर्गन की बात करूं, ये ऑर्गन के जो सेल हैं वो तो भैया एटमॉस्फेयर से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर बॉडी है जिसके अंदर स्किन के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स के जो सेल है दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे लिए क्या होगा? इनसफिशिएंट। अब ये एनसीईआरटी में आंसर दे रखे हैं, मैं आपको मार्क करा देती हूँ। पेज नंबर 94 निकालेंगे हर एक बच्चा। 94 के अंदर आपका 4th पैराग्राफ की आखिर की 4th लाइन, 3rd लाइन पढ़ेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल may not be in direct contact with the surrounding environment, thus the simple diffusion will not meet the requirement of all the cell। कोई बकवास नहीं, कहीं से आंसर नहीं लिखना है। एनसीईआरटी में पूरा आंसर वर्ड टू वर्ड दे रखा है, सिर्फ ये अंडरलाइन कर लो और यही आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारी नीड क्यों नहीं फुलफिल कर पाएगा? क्योंकि हमारे सारे सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो नहीं मिल पाएगा। क्लियर है मैम? प्लीज टेल अगेन। वंश, मैंने क्या बोला? ये अमीबा की सरफेस है, ये पूरी सराउंडिंग की सरफेस से कांटेक्ट में है, तो अगर इसके पास एरो डाउन मतलब ऑक्सीजन कम है, एरो अप मतलब सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजें मूव करती है। तो हाई से लो में जब कॉन्सेंट्रेशन, जब चीज मूव करती है बेटा, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच
the substance move from high to low concentration. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड उसने वेस्ट प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो रहा है, उसकी बॉडी में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो अगेन डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक ही सेल था, अमीबा इज अ सिंगल सेल बॉडी और वो पूरा का पूरा सेल सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, इमेजिन कर लो, तो तुम्हारी स्किन की सरफेस तो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये वाली सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट तुम्हारे अंदर जो ऑर्गन है, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बेटा इनमें जो सेल है वो सराउंडिंग से बहुत दूर हो गए, ठीक है, तो ये वाले सेल सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होने के कारण इनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये आपको मैंने मार्क कराया पेज नंबर 94, फोर्थ पैरा, नीचे से तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी लाइन। इज दिस क्लियर वंश नाउ? क्या ये क्लियर है वंश को? क्या हम आगे बढ़ जाएं? यस, चलो बता देना वंश अगर आ गया तो बेटा समझ में। हाँ, what criteria do we use to decide whether something is alive? आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हो ये बताने के लिए कि कोई चीज जिंदा है? अभी बताया था, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, if the cow is chewing the food, if leaves are green in color, and सबसे एंड क्या बोलेंगे? molecular movement. If the body inside the body molecular movement is taking place, तो आप क्या बोलोगे? body alive. क्लियर है ये? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अब ये कह रहा है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे, हाँ ठीक है, इसको अभी हम आगे बताएंगे। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये हम ऑटोट्रॉफिक बताते हैं उसमें बताएंगे। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? एनसीईआरटी का सी काटना है, ठीक है, ये प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है। चलिए नाउ हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन पहला टॉपिक, जिसकी डेफिनेशन क्या है? खाने को अंदर लेना और उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको यूटिलाइज करना हमारी बॉडी को मेंटेनेंस जॉब के लिए, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा पहला मोड होता है ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन। बेटा ऑटो का मतलब क्या होता है? चलाने वाला नहीं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इनफैक्ट ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक टू फूड, ठीक है, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फूड, टू मेक द फूड। ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज, जैसे कि प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज। बेटा आप उनको किस कैटेगरी में डालते हो? ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में डालते हो, ठीक है। सो लिख लो द प्रोसेस बाय विच, हाँ बेटा हम ऑल प्लांट्स या फिर ग्रीन प्लांट्स? हम प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस का होता है। सो वेरी गुड क्वेश्चन और थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, नाउ इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? ओके, सो द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म synthesize its own food, अपने खुद के खाने को अगर वो बना पाता है from simple, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, from simple inorganic substances like CO2 and H2O, CO2 and H2O, नहीं फिर हाँ मिलकर लिख नहीं रहे, इतने जल्दी लिखा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, like carbon dioxide in water present in the environment,
in the surrounding environment. ठीक है, environment. इसमें अंडरलाइन करनी है एक स्टेटमेंट को, जो कि सब याद रखेंगे। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाते हैं। किसको यूज करके? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किन्हें कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक आवर फूड, और इन सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच एन ऑर्गेनिज्म यूज टू मेक देयर फूड। जैसा कि शायद तीसरा क्वेश्चन ही था, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आप यूज कर सकते हो अगर प्लांट्स के लिए पूछा गया, व्हिच रॉ मटेरियल द प्लांट विल यूज। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? इसमें एग्जांपल लिखेंगे। सक्षम ने मुझे बताया कि मैम आप ग्रीन प्लांट लिखो, तो ये सक्षम मैंने ग्रीन प्लांट लिख दिया है, एंड बैक्टीरियास। ठीक है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, खुद का खाना खुद बना रहे हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल का मतलब समझ में आता है, जिनका फॉर्मूला छोटा सा होता है उनको सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एग्जांपल ग्रीन एंड ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरियास। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलो, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो, HETERO, हेटेरोट्रॉफिक। बेटा हेटेरो का मतलब होता है अदर, टू मेक फूड। ट्रॉफिक का मतलब क्या है? टू मेक फूड। अगर लिखना है तो लिख लो, पहले भी मैंने शायद लिखा नहीं। ट्रॉफिक का मतलब होता है टू मेक फूड, अपना खाना बनाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग, हम तो भैया मैं तो मम्मी बन गई, मैं तो, तुम लोग तो अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, बट इधर हम मम्मी की बात नहीं कर रहे, इधर हम प्लांट की बात कर रहे हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। वी कैन नॉट मेक आवर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी जहान में पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो फिर तो कोई, तुम देख लो, कोई नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। नेचर में से कार्बन डाइऑक्साइड, भैया हम नौकरी क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए, खाना मिलेगा भैया, पैसे मिलेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर अबंडेंट है इतना नेचर में, और वी ह्यूमन बीइंग वर एबल टू यूज दैट टू मेक आवर फूड, तो हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो आ जाओ, तो अभी तो हम पढ़ेंगे, तो हम खाना नहीं बना पा रहे, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। बेटा दूसरे इधर कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट हैं। प्लांट बनाएंगे खाना और हम प्लांट को चबा देंगे। सो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक में। और बहुत सारे एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम हमारे खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? इधर अदर कौन है? हमारे लिए खाना कौन बना के दे रहे हैं? प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? तो लिखेंगे ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज, लिखती जाओ, organisms that can't synthesize their own food, अपना खाना जो खुद नहीं बना सकते हैं, by inorganic molecules। समझ में आ ही रहा है कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं? लाइक CO2 and H2O, and obtain their food by other या from other organisms। ठीक है, उनको हम इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल हम खुद,
ठीक है, एनिमल्स लिख सकते हो, एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, एनिमल्स एंड फंगाई। इसको फंजाई बोलो, फंगाई बोलो, फंगी बोलो, फंजी बोलो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे बोलो। कुछ लोग इसको फंगाई बोलते हैं, कुछ लोग इनको फंजाई बोलते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी टीचर क्या बोलती है। मैं फंगाई बोलती हूँ, ठीक है, मैं फंगाई बोलती हूँ। सो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब टू मेक फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, किन पे? प्लांट्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन वही बनता है जो आपने अंडरलाइन कर लिया है, नेम द टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एनसीआर आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, चाहे आप उसको एनसीईआरटी में या जहां पे नोट्स बना रहे हो ये क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम द टू इनऑर्गेनिक फूड, inorganic substance, name the two inorganic substance which are used by autotrophs to make their food. Autotrophs plants को बोल रहे हैं, चाहे आप plant लिख लो। हो रहा है, अच्छा जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो कि मैम यहाँ तक की सारी बातें आपकी समझ में आ गई, एवरीवन जिनको समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन बेटा ये है, नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which the plant used to make their own food। हाँ फटाफट, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फंगाई। फंगाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है? हाँ जी, अभी बताया, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई। लिख लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई लिख लो खाली, और उसका आंसर क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा जब भी डिफरेंसेस लिखते हैं, आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, ये डिफरेंसेस लिखोगे, ऐसे कॉलम बनाओगे और 1-2 पॉइंट्स में देंगे। पहला पॉइंट होगा आप लोगों का डेफिनेशन और दूसरा पॉइंट होगा एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, पहला पॉइंट होगा आपका डेफिनेशन और दूसरा पॉइंट होगा एग्जाम्पल। सब बच्चे इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अगर आपको बढ़िया मार्क्स लेके आने, फुल मार्क्स लेके आने। ठीक है, क्लियर है? बढ़ो आगे, शैल आई मूव ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? ठीक है, मेरी ख्याल से 5वीं 6वीं से बनाते आ रहे हो प्लांट्स का खाना। कैसे बनाते हैं? विद द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब बेटा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन ये क्या है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा बट उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर आपको कराना है तो कुछ कंडीशंस हैं तो ही होगा। ठीक है, पहली कंडीशन सनलाइट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्लोरोफिल होना चाहिए। देखो क्लोरोफिल के बारे में मैं यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। आपके प्लांट में जहां जहां पे भी ग्रीन कलर दिख रहा है वो किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसका काम क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? कभी सुना है ये क्वेश्चन? फोटोसिंथेसिस। हाँ बेटा
देखो क्वेश्चन ही यही है कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, बट क्लोरोफिल का काम क्या है? कौन आंसर करेगा? यस दीपांशी, स्वस्ति, आप सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट। बेटा इसका ये इकलौता काम ही यही होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सनलाइट ट्रैप नहीं होगी, जिस सेंस में बोलना चाहो। देखो क्वेश्चन के आंसर, उसके अंदर आंसर, फिर उसके अंदर आंसर, तो ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको मिल रही है। बहुत जबरदस्त नोट्स पढ़ने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है? लिखा आपने। और तीसरी चौथी चीज तो मेरे ख्याल से सबको पता है, CO2 and H2, CO2 and H2. So these are the necessary condition for the process of photosynthesis to take place. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। अब इसके अंदर ये लिख लिया मैंने, देखो इंपॉर्टेंट चीजें, फोटोसिंथेसिस सबको पता है, मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इसके अंदर बनता है वो ये बनता है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट क्या है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट। तो भैया O2 बाय प्रोडक्ट है, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन कोई काम की नहीं है, और ग्लूकोज भी बाय प्रोडक्ट ही है, ग्लूकोज भी बाय प्रोडक्ट ही है। ठीक है, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स, लिखा। क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीजें हो रही है, लिखते जाना बेटा, बाय प्रोडक्ट लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, where do the plants get this raw material to do the process of photosynthesis। photosynthesis के प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्लांट को कहाँ से मिलता है। ठीक है, where do the plants get the raw material required for photosynthesis। देखो कितनी मजेदार पढ़ाई हो रही है, क्वेश्चन के साथ हम टॉपिक को समझते भी जा रहे हैं। बेटा रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसको एटमॉस्फेयर में से मिल रही है ना। दूसरा रॉ मटेरियल है पानी, जो कि उसको सॉइल में से मिल रहा है। मिल गया आंसर, मिल गया है क्या? Where do the plants get the raw material required for photosynthesis? photosynthesis को के प्रोसेस को करवाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो उनको कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है और सॉइल मिलता है वाटर से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसके अंदर बनता है, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको पूरी बैलेंस करके लिखो। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो CO2 plus H2O will give you C6H12O6 plus O2 plus NO3। कर लोगे क्या बैलेंस? हैं? कर लोगे क्या? ऑक्सीजन कितनी हो रही है? 6 12 और 18, तो यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, सही है ना? नहीं 6 इधर थी तो इसको 6 ही और चाहिए। अब बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ो आगे। लिख लिया? चलो एक चीज और बता रही हूँ, चलती चलो, डन दिया, ओके गुड। आओ, जहाँ पे आपने रॉ मटेरियल की बात लिखी है, एक बार उधर एक और पॉइंट को समझेंगे। जो आपने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से मिलती है,
इसमें एक पार्ट और लिख लीजिए, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रही है, बट कैसे? स्टोमेटा के थ्रू। बेटा स्टोमेटास क्या होते हैं? प्लांट का जो लीफ होता है ना, ये प्लांट की लीफ है, इस लीफ के अंदर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका एनसीईआरटी खोलोगे तो यू विल फाइंड द डायग्राम। स्टोमेटास में गार्ड सेल करके, ये किडनी की शेप में दो सेल होते हैं जिनको किडनी बी, राजमा की शेप में दो सेल होते हैं जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। बेटा इन गार्ड सेल का काम क्या होता है? व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं, स्वेल्स अप, ये फूल जाते हैं, और ये फूल जाते हैं तो गार्ड सेल क्या हो जाता है? गार्ड सेल ओपन हो जाता है। ये प्रोसेस प्लीज याद करो, मेरी फिर से बात सुनेंगे। प्लांट की लीफ में होते हैं बेटा स्टोमेटास। स्टोमेटास के अंदर क्या होते हैं? किडनी शेप के दो सेल्स जिनको आप गार्ड सेल बोलते हो। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये खुद फूल जाते हैं और दे ओपन अप। इनके ये बीच का रास्ता, ये ओपनिंग होती है, ये खुल जाती है। ठीक है, ये खुल जाती है। और इसका उल्टा, जब उनमें से पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, एंड व्हेन दे श्रिंक गार्ड सेल क्लोज देमसेल्फ। ये क्वेश्चन बनता है, लिख लेना। क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीजें कवर होंगी आप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा हमको देते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में प्रेजेंट होते हैं। पोर्स, स्टोमेटास आर ओपनिंग्स और पोर्स। स्टोमेटास को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपनिंग भी बोल सकते हो और पोर्स भी बोल सकते हो। पोर का मतलब, ओपनिंग का मतलब होता है छेद। ठीक है, ये छेद स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं? दो किडनी सेल होते हैं, किडनी की शेप में सेल होते हैं, उनको गार्ड सेल बोलते हैं। इन गार्ड सेल की खासियत क्या होती है? ये अपने आप को बंद खोल कर सकते हैं। बंद खोल कैसे करेंगे? ये खुला है और ये बंद हो गया। ठीक है, एवरीबॉडी कैन सी, ये खुला है, ये बंद हो गया। जब पानी पीते हैं तो ये गार्ड सेल फूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं दिस स्वेल्स अप, और इनके बीच में छेद नजर आ रहा है, दिस इज द ओपनिंग। इस ओपनिंग में से क्या होगा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और जब ये श्रिंक होते हैं तो ये क्लोज कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, अब लिखा यहाँ तक? जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक का? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इसमें बनता है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार हमने एक सेंटेंस भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, पहला फंक्शन स्टोमेटा का होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी? दोनों ही। कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर से अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है। और लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब स्टोमेटा के गार्ड सेल खुले होते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आदान प्रदान चल ही रहा था। इसके मजे किसने ले लिए? पानी भी निकल लिया, पानी भाप बन के उड़ना चालू हो गया। ये अच्छी बात नहीं थी, बट हो रहा था। ठीक है, इसलिए गार्ड सेल अपने आप को ओपन और श्रिंक दोनों करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, इनको अगर लगेगा कि पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है तो दे विल क्लोज देमसेल्फ। और भाई सुबह के टाइम पे इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी ही पड़ेगी क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आ रही? दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर खींचना और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकालना। जब ये प्रोसेस चल रहा था तो आपका गार्ड सेल स्वेल होकर खुला पड़ा था
वो ओपनिंग में से पानी भी निकल गया, पानी वेपर बन के उड़ने लग गया, ठीक है। जाइलम टिश्यू 9 का याद करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। जाइलम टिश्यू सक्शन क्रिएट हो जाता है, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो डोंट, देयर इज नो नीड टू वरी। बढ़े आगे, तो ये दो चीज आपके स्टोमेटा के अंदर आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं सुनेंगे। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहला प्रोसेस ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम ही होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ, सन से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड साथ के साथ क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 and O2। मुझे आखिर में बताएंगे कि आज का पूरा लेक्चर कितने बच्चों को लर्न हो गया, आई वांट दैट, ठीक है। पानी, सॉइल से पानी मिल गया था और वो स्प्लिट हो जाएगा H2 और O2 के अंदर। कैसे हुआ, ये लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लिखा 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 क्या बच्चों, तीसरा स्टेप में ऊपर लिखूंगी इससे कुछ कट ना जाए। लिख लिया, ओके। तीसरा स्टेप क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय H2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। पहले समझ लेना फिर लिखना, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब बच्चे पढ़ के आएंगे मेरे साथ, बोलो पढ़ा। रिडक्शन क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था तो क्या मैम इन एनसीईआरटी, मैम इन एनसीईआरटी फोटोसिंथेसिस इक्वेशन इज लिटिल डिफरेंट, सो व्हाट टू डू। क्या डिफरेंट है बेटा, क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है और हाइड्रोजन रिएक्ट प्रोडक्ट साइड, वाटर निकल रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रही है प्रोडक्ट साइड में। हाँ वाटर, हाँ पानी निकालना है तो तुम भी निकालो, निकाल दो पानी, क्या जा रहा है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए पानी लिया था, पानी को ब्रेक डाउन कर दिया आपने H2 और O2। दूसरा रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। अब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन कराना, रिडक्शन कराना मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है। डेफिनेशन को समझो, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बोल रहे हैं। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, प्लस ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ठीक है। खाली कार्बोहाइड्रेट लिख दोगे ना तो भी करेक्ट है, खाली कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे बच्चे तो भी करेक्ट है, क्योंकि मेन पर्पस। हाँ बेटा स्टेटमेंट लिख सकते हैं खाली, नहीं, ये भी लिखना ना, ये लिखो, आप रिएक्शन शो करो, है ना। कोई कुछ पूछ रहा था, यस मैम, क्या बेटा, रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन करते हैं और ऑक्सीजन लॉस भी होता है, हम इसमें तो सिर्फ गेन और ये फिर इसमें लॉस तो हुआ ही मतलब। बेटा जब हमने पढ़ाया था आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया दीपांशी, रिडक्शन को मैंने ऐसे लिखाया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का या फिर लॉस होगा ऑक्सीजन का, दोनों चीजें तुम ना बोलेंगे, ओके मैम। है ना। डेफिनेशन यही थी कि एडिशन होगा हाइड्रोजन का या फिर लॉस होगा ऑक्सीजन का, तो इधर एक चीज हो रही है, हाइड्रोजन गेन हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये 3 स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तुमको समझा देती हूँ फिर क्वेश्चन लिखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है, थ्योरी है, पहले सुन लो मेरे साथ। क्वेश्चन ये आता है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स वो दिन के समय में अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं। उसका रीजन ये होता है कि डेजर्ट प्लांट जहाँ पे होते हैं वहाँ की पे सन की रोशनी 7 से 8 घंटे पड़ती है। जब इतनी ज्यादा सन की रोशनी पड़ती है और स्टोमेटास अगर ओपन रहेंगे तो क्या होगा, पीछे पीछे कौन लपेटे में आ रहा था, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और जो आपका प्लांट होगा वो जल्दी जल्दी सूखता जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स के स्टोमेटास होते हैं वो दिन के समय में अपने आप को बंद रखते हैं। नॉट ऑल द टाइम बट मैक्सिमम टाइम पे दे आर क्लोज्ड। तो वो करते क्या हैं? तो बच्चे वो क्या करते हैं, रात के समय पे, मैं आंसर लिखवाऊंगी एनसीईआरटी में मार्क करा दूंगी आपको, तो रात के समय पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय में ली उन्होंने स्टोमेटास, क्योंकि रात के समय में खुलेंगे, दिन के समय में तो स्टोमेटास बंद है ना, तो रात के समय में स्टोमेटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इंटरमीडिएट का मतलब समझ में नहीं आता, तो समझने की कोशिश करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज है, इसके बीच का कुछ भी क्या होगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज है, और इसका बीच का कुछ बना देना उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं क्योंकि उनके स्टोमेटास ओपन होंगे और वो कुछ इंटरमीडिएट बना देंगे, और अगले दिन जब सन की लाइट पड़ेगी तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट तो चाहिए ही ना। अरे सनलाइट नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज तो बनेगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनना मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट। अब रात को अगर स्टोमेटा खुल रहा है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली, बट सनलाइट नहीं मिली, तो उसने इंटरमीडिएट बना लिया, और वो इंटरमीडिएट पे नेक्स्ट डे सन की लाइट पड़ेगी और वो कार्बोहाइड्रेट बना। अब तुमको एनसीईआरटी पे मैं मार्क कराती हूँ। एनसीईआरटी में बेटा मार्क करेंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है। ठीक है मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अनिष्का, मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर रही हूँ और इसका आंसर भी बता रही हूँ। पेज नंबर 96 में जो 3 स्टेप्स दे रखे हैं फोटोसिंथेसिस के, उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें सेकंड लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। बेटा इंटरमीडिएट कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के बीच को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अगले दिन जब दिन निकलेगा तो सन की लाइट मिलेगी, सन की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सन की एनर्जी उसने ट्रैप करी, उस एनर्जी से इंटरमीडिएट पे वो एक्ट करके क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। आई रिपीट, एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरी ख्याल से मैंने वर्ड टू वर्ड पहले बता दिया था। अनुष्का का पहला क्वेश्चन ये है कि मैम क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है हाउ द फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन डेजर्ट प्लांट। ठीक है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और हाउ द डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? मुझे आंसर करेंगे। आज की क्लास की अच्छी बात ये है कि किसी की भी मीटिंग नहीं छूटी अभी तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो फिर से सुनना,
डेजर्ट प्लांट अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो उनको डेजर्ट प्लांट को स्टोमेटास को बंद रखा. जब रात के समय पे स्टोमेटा खुलता है तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेंगे. रात को कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के कुछ बीच का बना दिया जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट. अगले दिन क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे. आपने जो अंडरलाइन किया है उसमें ड्यूरिंग द डे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दिन के समय की बात कर रहे हैं जब सन की रोशनी पड़ी. अगले दिन जब सन की रोशनी पड़ेगी तो क्लोरोफिल उस एनर्जी को ट्रैप कर लेगा. कौन सी एनर्जी? सनलाइट. और वो एनर्जी इस इंटरमीडिएट पे एक्ट करेगी, मतलब इसके ऊपर काम करेगी और उस इंटरमीडिएट से कार्बोहाइड्रेट बना लेगी. दैट इज योर ग्लूकोज. दिस इज हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डेजर्ट प्लांट. वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में बहुत बार, अनगिनत बार पूछा गया है. क्लियर है? चैट विंडो पे रिप्लाई करेंगे बच्चे. हाँ जी, सब बच्चे मुझे रिप्लाई कर दो. मैम आपकी बात समझ में आ रही है. गुड. एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाई डज द डेजर्ट प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा? लिख लो. व्हाई डज द डेजर्ट प्लांट keep their stomata closed during daytime? Why does the desert plant keep their stomata closed during the daytime? दिन के समय पे स्टोमेटास डेजर्ट प्लांट के क्यों बंद रहते हैं? Yes, संचित, you are correct. To reduce transpiration, the process of transpiration. आंसर लिख लीजिए. To reduce the process of transpiration. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए स्टोमेटास को बंद रखते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से? आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटोट्रॉफिक. जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितना टॉपिक कवर हो सकता था, मैंने कर दिया. अब फिर से आप अगर अपनी एनसीईआरटी उठाते हो, हेटेरोट्रॉफिक में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें और चीजें बता रही हूँ. सुनेंगे मेरी बात? बेटा ये जो एक्टिविटीज होती है ना, मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताई थी, ये बात मैं फिर से बताती हूँ. दीज आर मस्ट टू बी डन. ये मतलब मस्ट, यू हैव टू अटेंड देम. इसमें से यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर कोर्स. बोर्ड में से ये इनमें से क्वेश्चन बनता है. तो दोनों एक्टिविटीज में समझा रही हूँ, ध्यान दें. एक बात सुनेंगे. प्लांट्स पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, उससे ग्लूकोज बना. बेटा ग्लूकोज जो बनता है वो सारा का सारा प्लांट यूज नहीं कर लेता है, तो वो ग्लूकोज को स्टोर भी करता है. तो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च. राइट इट डाउन. अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टार्च. राइट इट डाउन. स्टोर फॉर्म ऑफ फूड. खाना जो यूज कर लिया हाथों हाथ वो ग्लूकोज, जो यूज नहीं किया वो स्टोर कर लिया, वो क्या है? स्टार्च. तो stored form of food. Stored form of food in plants. प्लांट्स के अंदर जो खाना वो स्टोर कर लेते हैं, वो बन जाता है स्टार्च. उसको बोलते हैं स्टार्च. ठीक है, क्लियर है? अब मेरी ख्याल से सारे क्वेश्चन कवर हो गए. ठीक है, अब आप एक्टिविटी निकाल लेते हैं. पहली एक्टिविटी क्या करिए, सब लोग डिटेल में, मैं समझा रही हूँ, मेरे साथ समझना है. बेटा वो इस एक्टिविटी में हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाई क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये पहली एक्टिविटी का काम है. और बेटा दूसरी एक्टिविटी ये बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस. भाई 4 नेसेसरी चीजें बोली ना आपने फोटोसिंथेसिस में. सन की रोशनी, ठीक है, और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो पहली एक्टिविटी क्या है? मुझे याद है, आप लोग देखना चाहो तो बोर्ड में से उस बुक में से देख लो. उसने लिया है एक पॉटेड प्लांट, मतलब पॉट में लगा हुआ एक पौधा.
हम यहाँ पे ले रहे हैं ऐसा पौधा जिसकी लीफ कैसी है, वेरीगेटेड। आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसमें एक्टिविटी में लिखा होता है बेटा वेरीगेटेड लीव्स का मतलब वो होता है जिनकी लीफ में 2-3 तरह के कलर होते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, शेड्स ऑफ लीफ जो मनी प्लांट की लीव्स आपने देखी है, ग्रीन येलो कलर की होती है। ठीक है, तो हमने पॉटेड प्लांट लिया, मनी प्लांट ले रहे हैं, मनी प्लांट जिसकी वेरीगेटेड लीव्स है। वेरीगेटेड लीव्स मतलब ग्रीन के अलावा भी उसके अंदर कलर है। ठीक है, ग्रीन के अलावा भी उसमें कलर है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। अब हम सबसे पहले ये क्या कह रहा है, इस वेरीगेटेड लीफ को लो और उसको 2-4 दिन अंधेरे में रख दो। ठीक है, 2-4 दिन अंधेरे में रखने से मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, साथ के साथ जो भी स्टोर्ड फूड था, स्टार्च, वो यूटिलाइज हो जाएगा। हर चीज के पीछे रीजन है, प्लीज समझते हुए चलेंगे। फिर से आपने मनी प्लांट लिया, उसकी पत्ती को 3-4 दिन 2-4 दिन अंधेरे में रख दिया। अंधेरे में रखने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं, और जो स्टोर्ड फूड होगा वो भी सारा यूज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब उन्होंने क्या किया, इस पौधे की एक पत्ती ली है। अब ये पौधे की एक पत्ती ले रहे हैं, उस पत्ती को वो 6 घंटे के लिए, या इस पौधे को ही ले रहे हैं, अभी तक पौधा ही लो, इस पौधे को अब आपने 2-4 घंटे के लिए अब सनलाइट में रखा, मतलब स्टोर फूड सारा यूज हो चुका है, 2-4 घंटे के लिए रखा है। फिर से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और जहां जहां पे ग्रीन कलर होगा वहां पे क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हम ये बता रहे हैं। अब आप वो पत्ती ले लो, अब उसमें से मनी प्लांट में से पत्ती तोड़ो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पॉटेड प्लांट, पॉट में लगा हुआ प्लांट, वेरीगेटेड लीफ, ग्रीन के अलावा 2-3 और कलर। आप पूरे पॉट को अंधेरे में रख रहे हो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रोक रहे हो, स्टार्च फॉर्म ऑफ फूड, जो स्टार्च स्टोर्ड फूड था उसको यूज कर लिया, फिर उस पॉट को निकाला, 3-4 घंटे के लिए सनलाइट दी, फिर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सिर्फ कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, जो भी लीफ का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का था, वहाँ पे फिर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब आपने वो पत्ती तोड़ी, सबसे पहले इस पत्ती को पानी में उबालो। बेटा पत्ती को जब पानी में उबालते हो तो सेल जो होते हैं प्लांट पत्ती के अंदर, वो सारे डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं एक टर्म कोआगुलेशन। अब इसको बिल्कुल देसी भाषा में तुमको समझाती हूँ। मुर्गी के अंडे को उबालना, जब मुर्गी के अंडे को उबाल लेते हो तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया फूड को स्टोर, एनर्जी को स्टोर कर रहा था, वो सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। अरे डेड सेल हो गया ना, अब क्या वो उबला हुआ तुम्हारा अंडा, मुर्गी का अंडा, उसमें मुर्गी निकलेगी क्या माध्य? नहीं निकलेगी, क्योंकि सेल डेड हो गया है। तो हमने यही किया, उस पत्ती को पानी में उबाल दिया। उबालने से हुआ क्या, बॉईल करने से वो पत्ती के डेड सेल हो जाएंगे, पत्ती के अंदर जो भी सेल थे वो डेड हो गए। अब आप क्या करोगे, अब वो पत्ती लोगे, उसको फिर से एक कंटेनर जिसके अंदर आपने एल्कोहल डाली, उस एल्कोहल वाले सोल्यूशन में इस पत्ती को डाल दोगे और इस एल्कोहल को बॉईल करोगे। आप लिख लेना व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्कोहल। बच्चे एल्कोहल क्या करेगी, आप देखोगे वो लीफ जहां जहां पे भी उसमें कलर था, ग्रीन कलर, वो सारा कलर उड़ जाएगा। एल्कोहल का क्या काम होता है, पत्ती के कलर को उड़ाना। मतलब जब आपने एल्कोहल के अंदर पत्ती को बॉईल किया तो आपने देखा एल्कोहल का कलर चेंज हो गया और पत्ती में से कलर चला गया। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ एल्कोहल, इट विल ड्रेन आउट द कलर, कलर को निकाल देगी। सुन रहे हो ना स्टोरी? कितने लोग सो गए हैं? सोए तो नहीं है कोई भी? सुन रहे हो? तो अब आपकी पत्ती के अंदर कोई कलर नहीं, ग्रीन येलो जितने भी कलर्स थे वो सब निकल गए। अब उस पत्ती को बाहर निकालोगे और उस पत्ती को आप आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालोगे। किसके अंदर? आयोडीन सोल्यूशन। आपने देखा आयोडीन ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का आयोडीन,
तो उस पत्ती को जब आपने आयोडीन के सोल्यूशन से बाहर निकाला और एक बार उसको फिर से क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, तो व्हाट यू विल नोटिस, जहां जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वहां पे तुम्हें वो ब्लू कलर आयोडीन का मिलेगा, और जहां पे पत्ती पे येलो कलर था वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं और वहां पे आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपको ब्लू कलर कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल कहाँ था, जहाँ पे भी लीफ का ग्रीन कलर था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी। अब इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, तो मैम हमने उसके सेल को डेड क्यों किया बॉईल करके? बेटा डेड सेल अगर नहीं करोगे तो उसके अंदर प्रोसेसेस चलते रहेंगे, हमको प्रोसेस को रोकना है। जो सेल के अंदर प्रोसेसेस चलते रहते हैं उसको रोकना है। प्लांट की जो लीफ है, मतलब प्लांट की लीफ के जितने भी सेल है उनको डेड सेल में कन्वर्ट करना है, सारे प्रोसेसेस को रोकना है। ठीक है, हम नहीं चाहते कोई भी प्रोसेस होए। और मैम जैसे हम उसमें अल्कोहल में डालेंगे तो वो जो पूरी लीफ का ही क्लोरोफिल होगा वो सारा ही निकल जाएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? पूरी लीफ में वेरीगेटेड लीफ ली थी, आई थिंक मैं मीनल से बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? यस मैम। हाँ मीनल बेटा, आपने वेरीगेटेड लीफ ली थी, तो वेरीगेटेड लीफ में ग्रीन कलर भी था, येलो कलर भी था, आपकी पूरी लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, सारे कलर निकल जाएंगे, कोई कलर नहीं रह गया। फिर आपने जब आयोडीन में डाला तो आपने बहुत मजे की चीज नोटिस करी कि ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल वाले पार्ट पे ही आया। ठीक है, अगर आप अल्कोहल में नहीं डालते तो ग्रीन और येलो तो सेपरेटेड दिख ही रहे थे ना। अरे ग्रीन और येलो कलर सेपरेटेड दिख रहे थे, हमको क्या पता लगेगा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, हमको क्या पता है कि ग्रीन क्लोरोफिल कहाँ है। तो क्लोरोफिल टेस्ट है ये। तो क्लोरोफिल टेस्ट आपने कैसे किया, उसको आपने आयोडीन में डाला, आयोडीन में डाला और क्लीन करके देखा तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन कलर ब्लू कलर जहाँ मिला, आपने क्या बोला, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पे क्लोरोफिल था, ये वो जगह है जहाँ पे स्टार्च फूड प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड क्या होती है, स्टार्च। फिर से बोलूं क्या, कुछ रिपीट करूं मैं फिर से? अब ये चीज समझ नहीं आई, जैसे हमने उसको अल्कोहल में डाला तो फिर सारा जो ग्रीन कलर था वो तो हट चुका था, यानी क्लोरोफिल तो हट गया। ग्रीन भी येलो भी, ग्रीन और येलो सब कुछ हट गया। तो वो ये टेस्ट देता है, यही तो मजे की बात है कि सब कुछ हट चुका है, फिर भी आयोडीन टेस्ट सिर्फ किसने दिया, ये आयोडीन टेस्ट सिर्फ क्लोरोफिल वाले पार्ट ने ही दिया, आपने सब कुछ हटा दिया। मजे की बात यही है कि हमको जहाँ येलो पार्ट था वहां पे कुछ नहीं मिला, और जहाँ पे क्लोरोफिल था वहां पे ब्लू कलर आयोडीन का मिला। तो वो क्लोरोफिल तो हट गया था ना अल्कोहल? हाँ हट गया ना, तो आयोडीन जो लीफ रह गई थी उसको जब आयोडीन में आपने डिप किया तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन बना दी, और आई विल से कि जहाँ जहाँ पे आपका क्लोरोफिल था वहां पे ब्लू कलर आ गया और दूसरे वाले पार्ट पे नहीं आया। ये अपने आप होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस मिंगल, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये इस तरह का होगा, मतलब मैं तुमको रिजल्ट बता रही हूँ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन देखी गई, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझती हो ना कि भाई हमको क्या पता था ऐसा कुछ होने वाला है, ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, हाँ बोलो कौन क्या बोल रहा है? मैम आयोडीन का जो टेस्ट है वो तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए अपन पहले भी करते थे ना, कि स्टार्च वही तो है, वही सेम वही टेस्ट तो है, एग्जैक्टली वही टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट भी बोल सकते हो इसको, है ना? दीपांशी यही क्लियर करना चाह रही हो ना? हाँ